इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सियासत से सबसे बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपनी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। यूपी में एसपी ने 37 सीटों पर तो बीएसपी ने 38 सीटों के नाम जारी कर दिए हैं, यानी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इन सीटों के लिए गठबंधन में आरएलडी के लिए सिर्फ 3 सीटें छोड़ी गई है, जबकि कांग्रेस के लिए जो पहले से ऐलान हुआ था, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायबरेली और अमेठी की सीट छोड़ी गई है। तो बड़ी खबर, 2019 चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया था, सीटों के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया था, लेकिन कौन कौन सी सीट किस किस पार्टी के खाते में जाएगी ये तस्वीर साफ नहीं थी। आज ये तस्वीर साफ हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी और बीएसपी में सीटों का बंटवारा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने 37, बीएसपी ने 38 सीटों पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी गई हैं, आरएलडी के लिए 3 सीटें। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आज 3 बड़ी राजनीतिक खबरें हैं। ऐसी खबर जिनका बड़ा असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। पहली खबर क्या है वो आप समझिए। एसपी बीएसपी ने 37 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी खबर यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम से कम अपने 35 वर्तमान सांसदों का टिकट काटने की तैयारी कर चुकी है, यानी बड़ी मात्रा में उलटफेर होगा। जो बीजेपी की लिस्ट आएगी उसके आधार पर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक। तीसरी बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी में फिर से मुलायम वर्सेस अखिलेश जंग शुरू हो गई है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश ने पार्टी को कमजोर कर दिया है, अपने ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उससे गर्त में लेकर जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का यह बड़ा बयान। 3 तस्वीरें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, और कहा यह जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना जरूरी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है उसकी ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं। एसपी बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तस्वीरें साफ कर दी है। कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन सी सीट किस किस पार्टी के खाते में जा रही है यह तस्वीर साफ हो गई है। दूसरी बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। 37 जो वर्तमान सांसद है उनका नाम कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है। यह बड़ी खबर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। और जो तीसरी बड़ी तस्वीर है, समाजवादी पार्टी के अंदर की जंग, पिता पुत्र के बीच की जंग, वो तेज हो गई है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अपने पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अखिलेश यादव पार्टी को उस तरीके से नहीं संभाल पाए जिस तरीके से उन्हें संभालना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को लेकर बड़ी खबर है। जिन 35 लोगों के टिकट कट सकते हैं उनमें केपी सिंह, रामचरित निषाद, हेमा मालिनी, साध्वी निरंजन ज्योति, हरीश द्विवेदी, छोटे लाल खरबार, सावित्रीबाई फुले, ये बड़े नाम है जिनका टिकट काटे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, हाईकमान ने 4 फॉर्मूले तय किए हैं जिसके आधार पर टिकट दिए जाएंगे। पहली शर्त यह है कि बदले जातीय समीकरण में सांसद की उम्मीदवारी कितनी फिट बैठती है। दूसरी शर्त है कि सांसद के अपने इलाके में सक्रियता कैसी रही। तीसरी शर्त है दूसरे दल के उम्मीदवारों के बाद समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं। और चौथी शर्त है कि केंद्र की योजना का सांसद ने अपने इलाके में कितना प्रचार प्रसार किया। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी अपने लिस्ट जारी करेगी, अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी। तो यानी यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि 35 करीब जो वर्तमान सांसद हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं। अब इसमें यह भी देखा जाएगा कि सांसद जो मौजूदा सांसद है अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहा, लोगों के बीच उसकी पैठ कितनी है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कितने हद तक, कितनी सीमाओं तक जाकर किया, कितना लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया। एक शर्त यह भी रखी गई है कि बदले जाति समीकरण में स्थिति क्या है और जो वर्तमान सांसद हैं उनकी उम्मीदवारी कितनी फिट बैठती है बदले जाति समीकरण में। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि विपक्ष की ओर से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है, उसके मुकाबले मौजूदा सांसद कितना फिट बैठता है, कितना टक्कर दे पाएगा। इस आधार पर भी सांसद को टिकट मिलेगा या नहीं यह तय किया जाएगा। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वर्णित, एसपी बीएसपी ने तो काफी स्थिति साफ कर दी, उस पर बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन बीजेपी के सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, मौजूदा 35 ऐसे सांसद जिनका टिकट काटा जा सकता है। जी हाँ, जो जानकारी हमारे पास छन के आ रही है सूत्रों से वो ये है कि 30 से 35 ऐसे सांसद होंगे जिनके टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी काटेगी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पैमाना है उन्होंने जो सेट किया है वो है 74 प्लस सीट्स। अगर 74 प्लस का आंकड़ा अगर उन्हें छूना होगा तो उन्हें हर तरीके के समीकरण को ध्यान में रखना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा जातीय समीकरण, क्योंकि इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रख के सपा बसपा ने अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंजाम दे दिया है। उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि कहां से सपा लड़ेगी और कहां से बसपा लड़ेगी। तो जातीय समीकरण जो कि हमेशा से ही प्रबल
कहा जाए कि उसका हमेशा एक इंपैक्ट देखने को मिला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो जातीयकरण सबसे पहले होगा। दूसरे नंबर पे जैसा आपने खुद बताया था कि रिपोर्ट कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी होगा। किस सांसद ने कितना अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में यह देखा जाएगा, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है पूरा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसने क्या काम किए हैं उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा। और तीसरा, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो कितनी अच्छी तरीके से उसने अपने क्षेत्र में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितनी अच्छी तरीके से उसने उसे लागू किया है, यह देखा जाएगा। और इसके अलावा एक खास बात यह भी रहेगी कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। जल्दी से एक चीज और बता दीजिए, जल्दी से एक चीज और बता दीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है। टिकट कटेंगे, किस आधार पर कटेंगे, ये तस्वीर तो साफ हो गई। बदले में मिलेगा किसको, कहां से नए उम्मीदवार आएंगे, पार्टी उनका चयन कैसे करेगी? देखिए, हमने देखा है कि 2014 की ही बात किया जाए तो कई अन्य पार्टियों से कई लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको जो है टिकट दिया गया। तो इस बार जो है बीजेपी ये पूरा दांव अपने ही लोगों पे खेलना चाहेगी और अपने लोगों के ऊपर फोकस करेगी। तो पार्टी में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ जादू जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकते हैं। कई लोग संगठन के लेवल पे बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको मौका दिया जा सकता है और शायद कई लोगों की विधायक से पदोन्नति होके शायद वो सांसद बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनको चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो ये भी एक जो है फैक्टर जो है वो काम कर सकता है। जी चलिए, वनिथ हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस आधार पर बीजेपी टिकट काटेगी और किस आधार पर आगे टिकट देगी, ये तस्वीर काफी हद तक अब साफ हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया है और बयान जो दिया है वो अपने बेटे यानी अखिलेश यादव को लेकर दिया है और कहा है कि उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी को कमजोर किया है। और जाहिर सी बात है उनका यह बयान अखिलेश यादव के लिए झटका साबित हो सकता है। मुलायम ने यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन पर हमला बोला है और इस बात पर अपनी आपत्ति जाहिर की है कि अखिलेश यादव इस गठबंधन में आधी सीटों पर आखिरकार राजी कैसे हो गए। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने अखिलेश से कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दो जिससे वो तैयारी कर सके, लेकिन अखिलेश अभी तक टिकट ही तय नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव के हाथ में टिकट देना है लेकिन वो उम्मीदवारों के नाम काट सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, जो मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, जाहिर सी बात है झटका उनके लिए साबित हो सकता है। ये दिन बहुत नहीं है, अब कैसी तैयारी है और अभी तक हमें कुछ लोगों तो नाम दिए, ठीक है, रामपाल को भी नाम दे रहे, सतपाल को भी दे रहे हैं और अखिलेश को भी दे रहे हैं। अब सतपाल ने तो अलग पार्टी बना ली तो हमें दीजिए, रामपाल को दे दीजिए, कांग्रेस को चाहते तो हम दोनों मिलकर तय कर लेंगे कौन जीतेगा। तो आप लोग दे ही नहीं रहे कि हम लड़ना चाहते चुनाव, इतने लोगों ने हमें दिया, बताओ कब चुनाव लड़ेंगे, बताइए कितने लोगों ने हमें दिया। जब एक ने भी नहीं दिया है तो टिकट में ऐसे मिल जाएगा, भले ही टिकट दें अखिलेश, लेकिन रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, एसपी बीएसपी गठबंधन पर मुलायम सिंह यादव पहले भी नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके थे, कई बार उनका स्टेटमेंट ऐसे आया, लेकिन अब यह बताइए जो उनके बयान है कैसे लिया जाए। आखिरकार टिकटों को लेकर समाजवादी पार्टी में सुप्रीम कौन है, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव? देखिए, अखिलेश यादव सुप्रीम है और ये गठबंधन अखिलेश और मायावती के बीच में, इस पूरे गठबंधन में शुरू से लेकर अंत तक मुलायम सिंह यादव कहीं नजर नहीं आए। और अगर मुलायम सिंह होते तो शायद वो फोटोग्राफ जिसमें मायावती और मुलायम साथ में हो, ये गठबंधन हो भी नहीं पाता। इसलिए मायावती ने साफ कर दिया था कि वो ये गठबंधन अखिलेश के साथ कर रहे हैं। रही बात ये सवाल रजत मैंने इसलिए किया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश टिकट तो दे सकते हैं लेकिन वो चाहे तो टिकट काट सकते हैं, यानी अखिलेश अगर किसी प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दे, मुलायम सिंह यादव से बाद में खारिज कर दे।
देखिए, मुलायम सिंह ने ये बयान इसलिए दिया है कि जो उनका महत्व है समाजवादी पार्टी में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से इंटरनली पार्टी में वो रहे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव से एसोसिएटेड हैं, वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े। इसलिए मुलायम सिंह ने एक मैसेज दिया है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अखिलेश ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए रजत, हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने पुलवामा अटैक को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार ने पुलवामा की शहादत का मजाक उड़ाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। अब तो मोदी जी की विदाई का समय आ गया है। शहीदों के सम्मान के साथ छेड़छाड़ का दुस्साहस किया, देश ने उसकी विदाई कर दी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर 7 दिनों तक चुप रहने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब 14 फरवरी को पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई तो पूरा देश शोक मना रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। 3:10 पर हमला होता है, 6:45 तक प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग करते हैं, नौका विहार करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है? सुरजेवाला का दावा है कि आतंकी हमले में जवानों की शहादत के बाद देश के घरों में चूल्हे बंद थे, लेकिन प्रधानमंत्री रामनगर की गेस्ट हाउस में चाय नाश्ते का मजा ले रहे थे। देश हमारे शहीदों के शरीर के टुकड़े चुन रहा था और प्रधानमंत्री अपने नारे लगवा रहे थे और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और यही नहीं, इसके बाद वह रामनगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां रुककर चाय नाश्ता किया। पूरे देश के चूल्हे बंद थे और प्रधानमंत्री जी 7 बजे साय गुरुवार को चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि सत्ता की भूख में बीजेपी इंसानियत भूल चुकी है। शूटिंग करे, अपने नारे लगवाए, अभिवादन करे, चाय नाश्ता करे, उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए, ऐसे कोई शब्द मेरे पास नहीं। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। एक और पीड़ादायक बात यह भी है कि इस भयावह पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की, अलग अलग लोगों की मांग के बावजूद, क्योंकि सरकारी खजाने के खर्च पर की जाने वाली प्रधानमंत्री के उद्घाटन और राजनीतिक सभाएं कहीं रुक ना जाएं। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना स्वयंभू हो जाए कि उनके लिए अपने उद्घाटन और सरकारी खर्चे की जनसभाएं राष्ट्रीय शोक से बड़ी हो जाएं, ऐसे मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए। इसके अलावा सुरजेवाला ने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि सरकार के कुछ मंत्री और सांसदों ने शहादत का अपमान किया है। और उनके सांसद साक्षी महाराज जी को देखिए, ये शहीद का जनाजा है, आपके लिए दांत फाड़कर वोट मांगने की जगह नहीं। और ये लोग हैं जो भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भाजपा के सांसद, और उनकी नीतिगत व्यवस्था को ये निर्धारित करते हैं। और मोदी जी के पर्यटन मंत्री ने तो बेशर्मी की सब हदें तोड़ डाली। सेल्फी विद डेड बॉडी ऑफ ए शहीद। पुलवामा हमले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 5 सवाल भी दागे। सुरजेवाला ने पूछा कि एनएसए और गृह मंत्री की विफलता क्यों स्वीकार नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी। आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले। हमले से 48 घंटे पहले जैश ए मोहम्मद की ओर से जारी धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की ओर से हवाई रास्ते से जाने के निवेदन को खारिज क्यों किया। मोदी सरकार के 56 महीने में 488 जवान शहीद हो गए। नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने सिलसिलेवार तरीके से सवाल किए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सफाई के लिए सामने आए। शाह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि जेएनयू में जाकर देश के टुकड़े टुकड़े की बात करने वालों का समर्थन करने वाली कांग्रेस उन्हें देशभक्ति ना सिखाए। यही कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा, जब आतंकवादी मरते हैं तो फपक फपक कर रो पड़ती है। उतना दुख होता है कि आतंकवादी मर गए। और मित्रों, मोदी जी को हटाने के लिए आतंकवाद का भी जिन्होंने सहारा लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठा रही है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। उस वक्त अभी के कांग्रेस अध्यक्ष वहां जाकर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते थे।